अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं टॉपिक 9.4 यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है और अक्सर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। इसमें है क्या और किसने इसको डिफाइन किया, किसने इसके बारे में बताया, वो इसकी तमाम टॉपिक की हेडिंग से ही जाहिर हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें पता चल जाता है कि यंग्स वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। कब कब परफॉर्म किया था उन्होंने? 1801 में। नेक्स्ट चीज आ जाती है कि अब हेडिंग में अगर दूसरे पॉइंट पर चलो तो वो क्या है? डबल स्लिट। इसका मतलब है हम दो छोटे छोटे सुराखों की बात कर रहे हैं। और वो सुराख किसमें है? अगर हम लोग एक स्क्रीन लेते हैं इस तरह से और इसमें से सिर्फ दो पॉइंट्स को रिमूव कर देते हैं, दो स्लिट्स बना देते हैं, तो इससे होगा क्या? अगर यहाँ से अब हम कहते हैं कि कोई ना कोई वेव्स जनरेट हो रही हैं और आगे की तरफ जा रही हैं, हम लाइट की ही बात कर लेते हैं। तो लाइट सोर्स यहाँ पर लिया एंड देन ये वेव्स जनरेट हो गई। जब वो इन स्लिट्स पे पहुंचेंगी तो क्या होगा? अब यही वाली वेव्स इधर से पास आउट हुई तो एक पैटर्न यहाँ जनरेट हो गया, यहाँ से पास आउट हुई तो दूसरा पैटर्न यहाँ से जनरेट हो गया। दोनों वेव्स आपस में जब मिल रही हैं, इट मीन्स कि क्या हमारे पास फिनोमेना हो रहा है? इंटरफेरेंस का। तो इससे क्या पता चला कि हमारे पास यंग्स ने इंटरफेरेंस के पैटर्न को स्टडी किया था बाय यूजिंग डबल स्लिट। अब इस पूरे को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि उस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर थी, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने का मकसद क्या था। तीन मेन पॉइंट्स है जिसको हमने इस पूरे टॉपिक में डिस्कस करना है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर वो इंटरफेरेंस हो रहा है तो क्या वो कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव, और उनकी क्या क्या हमारे पास इक्वेशंस आएंगी, क्या कंडीशंस होंगी। तो हमने इनके ऊपर फोकस करना है एंड देन इस बात पे फोकस करना है कि ठीक है, अगर हम कहते थे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और डार्क स्पॉट प्रोड्यूस हो रहा है, ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो एक ब्राइट स्पॉट हम कह देते हैं ये है, नेक्स्ट ब्राइट स्पॉट कितने फासले पर प्रोड्यूस होगा। इसी तरह अगर हम कह देते हैं कि यहाँ पर सारी डार्कनेस है तो नेक्स्ट कितने पाथ डिफरेंस के बाद वो डार्कनेस हमें दोबारा से देखने को मिलेगी, तो उन कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। इन तीन मेन पॉइंट्स को लेते हुए अब हम अपने पूरे टॉपिक को स्टडी करते हैं। अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को चेक करें, यहाँ पर लाइट सोर्स लिया गया जिससे प्लेन वेव्स हमारे पास प्रोड्यूस हो रही हैं। हमें क्या चाहिए थी? जब भी इंटरफेरेंस के पैटर्न को ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करना होता है तो हमारे पास स्फेरिकल वेव्स बहुत अच्छी तरह इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती हैं। तो इस स्लिट से पहले वाले सिंगल स्लिट से गुजरी तो क्या हो गया? हमें कर्व्स नजर आना शुरू हो गए। इसी तरह जब हमने दो स्लिट्स को आगे यूज किया तो बिल्कुल इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है। इंटरफेरेंस पैटर्न की सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो भी वेव्स आप ले रहे हो, एक तो वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक सोर्स से प्रोड्यूस हो। मोनोक्रोमेटिक सोर्स से अगर प्रोड्यूस होंगी इट मीन्स कि उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका फेज चेंज बिल्कुल सेम रहेगा। इसी तरह से दूसरी कंडीशन क्या है कि सोर्स कोहेरेंट होना चाहिए, यानी कि जो आप लाइट सोर्स ले रहे हो जब वो इंटरफेरेंस के पैटर्न को जनरेट करें तो हर एक एक पॉइंट पर फेज चेंज या फेज शिफ्ट बिल्कुल सेम हो हर एक एक वेव का। तो इस वजह से अब दोनों कंडीशंस एक ही तरह से लेना तो मुश्किल थी कि अगर एक ही लाइट ली है और दूसरी लाइट ली तो दोनों की फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो सकती है, दोनों का फेज चेंज हो सकता है। तो इसलिए क्या किया गया, एक ही सोर्स को इस्तेमाल करने के बाद दो अलग अलग वेव्स को जनरेट करवाया गया जो आपस में इंटरफेयर कर रही हैं। अब चूंकि लाइट सोर्स एक ही था, प्रॉपर्टीज उसकी सेम रही, उसका फेज चेंज नहीं हुआ, उसका फेज शिफ्ट अगर होगा भी तो बिल्कुल सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, तो हमारे पास ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इस पैटर्न को अब हम लोग क्या देख रहे हैं, बिल्कुल उसका एक स्ट्रक्चर को देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो स्लिट्स थे, यहाँ पर दो स्लिट्स को ले लिया। उस स्लिट की मदद से अब हम कह रहे हैं कि एक पी पॉइंट कंसीडर किया है स्क्रीन के ऊपर। जब ये पी पॉइंट कंसीडर किया, हमने इसको ए नाम दे दिए, इसको बी दे दिए, सेंटर में हमारे पास सी मौजूद है और ए से बी तक का डिस्टेंस जो है वो डी है। इसी तरह से अब हमारे पास यहाँ पी पॉइंट है जहाँ पर हम उस पैटर्न को ऑब्जर्व करने वाले हैं, ओ इज द सेंटर पॉइंट। होगा क्या कि इस स्लिट से भी रेस जा रही है, ठीक है। हमने ये पिछले टॉपिक्स में भी स्टडी किया कि वेव्स स्फेरिकल वेव्स हैं, अगर हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट हो रहे हैं तो उनकी शेप आपको कब नजर आएगी, लेकिन वो प्रोपगेट आगे की तरफ कर रहे होते हैं। तो सेम यही चीज़ हो रही है कि यहाँ पर जो वेव्स जनरेट हो रही हैं वो आगे की तरफ ट्रेवल कर रही हैं।
आगे की तरफ ट्रेवल करते हुए ये पॉइंट बी तक पहुंच गई। फिर क्या हुआ, दूसरा पॉइंट बी लिया। अब यहाँ से भी तो रेस ट्रेवल करती जा रही है और हम देख रहे हैं कि चाहे पॉइंट यहाँ पर है लेकिन कहीं यहाँ पर जाके वो आपस में मिल रही हैं। इसी तरह आगे कहीं पॉइंट पर जाके वो मिल रही होंगी, तो हमने उन्हीं दोनों पॉइंट्स पे जब वो इंटरफेयर कर रही थी उनको कंसीडर कर लिया। यहाँ पर गौर करें तो हमारे पास 2 पॉइंट्स थे, दोनों पॉइंट से बी पॉइंट तक वेव ट्रेवल करती हुई जा रही थी। ए पॉइंट से देखें तो ए से पी तक लाइट पहुंची एंड देन बी से पी तक। लेकिन हो क्या रहा है, अगर इसको थोड़ा हम ऑब्जर्व करें तो क्या पता चलता है कि ए से बी तक जो इसने पाथ कवर किया, अगर वो बी से पी तक कर रही है तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा कर रही है। क्यों एक्स्ट्रा कर रही है कि अगर ये बिल्कुल बराबर होते तो हमें इस तरह की पैरेलल लाइंस नजर आनी थी, लेकिन अभी इस सूरत में हमें क्या नजर आ रहा है, ऑब्वियसली पैरेलल नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा मीट कर रही है, इसका मतलब है इतनी लाइन नजर आनी थी। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस कवर होता हुआ नजर आ रहा है। और वो किस तरह से नजर आया कि हमने ए से एक लाइन को, परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ किया इस बीपी लाइन के ऊपर, और उसने कहा इसको कट किया डी पॉइंट पे। जब कट किया तो यहाँ से हमें आइडिया हो गया कि अगर तो ये दोनों बराबर ट्रैवल कर रही होती और एक जितना ही डिस्टेंस कवर करती तो ये हमारे पास इसकी अकॉर्डिंग टू द रेस ये इसकी फिगर होनी चाहिए थी। लेकिन अब क्या हुआ कि हमें नजर आया कि इतना पार्ट डिफरेंस ये मजीद कवर कर रही है रे। इसी तरह अगर हम कोई और स्लिट ले लेते, वहां से भी जब हमारी लाइट ट्रेवल करनी थी हमें इतना ही मजीद पार्ट डिफरेंस नजर आना था। अगर यही कंडीशन थी तो अब यहाँ पर जो पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, एक्स्ट्रा वेवलेंथ को यहाँ से पास आउट किया जा रहा है, तो उससे क्या इफेक्ट आएगा। अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें, चूंकि अब हम इंटरफेरेंस के ही पैटर्न को देख रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टिव के हिसाब से ये पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए उसकी अब हम बात करते हैं। सो कंस्ट्रक्टिव के अकॉर्डिंगली जो कंस्ट्रक्टिव की अपनी एक कंडीशन है वो ये कि हमारे पास जो वेवलेंथ है वो इंटेग्रल मल्टीपल होनी चाहिए लैम्डा का, ठीक है। और ये m क्या जाहिर करें, m कोई भी नंबर हो सकता है, 0 1 2 3। 0 होता है इसका मतलब है कि कोई पार्ट डिफरेंस नहीं आ रहा था, दोनों एक ही पॉइंट से मींस यहाँ से जनरेट होकर आगे की तरफ जा रही थी। अब यहाँ पर जितना भी डिफरेंस आता जा रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर 1 2 3 हम प्लेस करते जाएंगे। गौर करें तो एक ट्राइंगल भी बनती हुई नजर आ रही है और वो किसके बराबर है, ABD के। अगर इससे स्टडी करना चाहें कि क्या BD किसी चीज के बराबर आते हैं, किसी टिग्नोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो क्या पता चला कि AB साइड D के बराबर है, और जबकि यहाँ पर हमारे पास कोई ना कोई इसके दरमियान एंगल भी बन रहा है और वो थीटा है। इस ट्राइंगल को साइड पर अगर हम ड्रॉ करें अगेन तो कुछ इस तरह से ये कंडीशन बन रही है ABD। यहाँ पर हमारे पास एंगल आ गया थीटा, जबकि ये वाली साइड किसके बराबर है, D के। इस तरह से इसको स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर हम इसको रोटेट करें और रोटेट करके कुछ इस तरह से पैटर्न जनरेट करें कि ये हमारे पास A आ गया, ठीक है, A से B तक का डिस्टेंस कितना है हमारे पास, D के बराबर। A पे बन रहा है एंगल थीटा एंड यहाँ पर D मौजूद है। इससे क्या पता चला कि अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें इस BD को, चूंकि हम कैलकुलेट कर चुके हैं लेकिन अब हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मदद से देखना चाहते हैं, तो इस BD को किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर, जबकि गिवन क्या है हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा को हम यूज कर सकते हैं। साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे इस कंडीशन में क्या है हमारे पास, BD ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है, AB। अब AB की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें तो BD एज इट इज रहा, जबकि यहाँ पर D आ गया। रीअरेंज करें तो BD को सेपरेट करते हैं जो कि बराबर है D साइन थीटा के। पहली इक्वेशन में हमें क्या पता चल रहा है कि BD m लैम्डा के बराबर है, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल है वेवलेंथ का। सेकंड में हमें पता चला कि यहाँ से हम स्टडी कर सकते हैं कि D साइन थीटा भी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर यहाँ पर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर है, दोनों को इक्वेट करने पे m लैम्डा इक्वल्स टू D साइन थीटा यहाँ पर आ चुका है। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन बन चुकी है, किस तरह से कि अगर दो स्लेट जो डिस्टेंस D पर मौजूद हैं वो इंटरफेयर करते हैं और उनके अंदर से लाइट गुजरती है, जो कि लाइट इंटरफेयर कर रही है और पैटर्न P जो पॉइंट P है उस पर जाके टकराती है, उस टाइम पे अगर हमें ब्राइट स्पॉट नजर आएगा तो उसकी कंडीशन ये होनी चाहिए। इस वजह से हमारे पास एंगल का आना भी जरूरी था।
ये भी पता होना जरूरी था कि कितने डिस्टेंस पे वो स्लिट मौजूद थे जिन्होंने इस पॉइंट पे जाके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें शो किया। तो ये थी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की पहली कंडीशन। अब हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं कि उसकी कंडीशन क्या होगी और किस तरह से हम देख सकते हैं कि ये पार्ट डिफरेंस होना चाहिए ताकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो उसकी भी हमारे पास कंडीशन मौजूद है, और वो कंडीशन क्या है कि इस टाइम जो पार्ट डिफरेंस को हम कंसीडर कर रहे थे कि अगर वो कंस्ट्रक्टिव होगा तो m लैम्डा के बराबर होगा, लेकिन अगर यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास पैटर्न जनरेट हो रहा है वो बिल्कुल डार्क नजर आ रहा है, कोई ब्राइटनेस नहीं है उसके अंदर, तो वो क्या कंडीशन होगी? वो कंडीशन ये है कि हमारे पास जो ये बी डी है वो बराबर होगा हाफ m प्लस हाफ ऑफ वेवलेंथ। इसका मतलब है कि अगर कंस्ट्रक्टिव था तो सिर्फ और सिर्फ m इंटीग्रल मल्टीपल था लैम्डा का, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि हाफ ऑफ जो हमारे पास वेवलेंथ है वो एक्स्ट्रा इस m में इंट्रोड्यूस करवाई गई है। अगर यही कंडीशन हमारे पास रहेगी तो इस कंडीशन से फर्दर क्या पता चला, अगेन उसी तरह से बी डी है हमारे पास, ट्राइंगल मौजूद है, ट्राइंगल का यही बी डी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से अगर हम निकालें तो क्या होगा, अगेन उसको उसी तरह से कंसीडर करेंगे। इट मीन्स साइन थीटा जो कि बी डी ओवर ए बी के बराबर होगा। अब ए बी हमारे पास क्या है, बी डी एज इट इज लिखते हैं, जो हमारे पास ए बी है वो डी के बराबर है, इट मीन्स डी साइन थीटा बराबर हो गया बी डी के। अगेन इस कंडीशन को अगर हम कंपेयर करें इसके साथ तो क्या पता चला कि बी डी के बराबर है, इट मीन्स कि हम यूँ लिख सकते हैं कि डी साइन थीटा बराबर है m प्लस हाफ ऑफ वेवलेंथ। तो अगर अब आप स्टडी कर रहे हो इंटरफेरेंस के फिनोमेना को और आपको ये पता चले कि ये जो डी साइन थीटा हमारे पास आ रहा है वो किसके बराबर है, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ के बराबर नहीं है बल्कि उसके हाफ के बराबर भी है, उसके अंदर हाफ मजीद वेवलेंथ ऐड हो रही है, तो क्या पता चलेगा कि इस टाइम पर यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव नहीं हो रहा। तो ये दो मेन कंडीशंस थी जो हमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से पता चली। नेक्स्ट हमारा अब क्या काम है कि अगर हम कह रहे हैं कि ठीक है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो रहा है कंस्ट्रक्टिव भी हो रहा है, तो इस तरह का कोई पैटर्न नजर आ रहा होगा कि समटाइम ब्राइट पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, देन डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। तो इस तरह के पैटर्न में अगर यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ब्राइट है और ये भी ब्राइट है, तो इन दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस है, तो कंसेक्टिव एक ब्राइट से दूसरे ब्राइट तक का कितना डिस्टेंस होगा, कंसेक्टिव एक डार्क से दूसरे डार्क तक का कितना डिफरेंस होगा। सो इसको स्टडी करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके लिए भी कोई हमारे पास इक्वेशंस मौजूद है, वो कौन सी हैं उसको अब हम कैलकुलेट करते हैं। जो कि अब हमें क्या कंसीडर करना है, डिफरेंट पॉइंट्स को कंसीडर करना है जहाँ पे हमें ब्राइट स्पॉट नजर आए या डार्क स्पॉट नजर आए। इसका मतलब है कि ज़्यादा पॉइंट्स की ज़रूरत होगी। अगर वो ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए तो हम क्या कंसीडर कर लेते हैं कि इस O पॉइंट से लेकर P पॉइंट तक के डिस्टेंस को कंसीडर कर लेते हैं और उसमें जनरेट होने वाले पैटर्न की हम बात करेंगे, उनके दरमियान कितना कितना डिस्टेंस आएगा। इधर अगर हमने देखा कि O और P को चेक कर रहे हैं तो कितना डिस्टेंस हम कह देते हैं कि इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है वो आएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे स्लिट्स हमारे मौजूद हैं और स्क्रीन तक का डिस्टेंस कोई ना कोई वो भी होगा, वो किसके बराबर है, L के बराबर। अगर इस तरह से हम कंसीडर कर रहे हैं तो क्या पता चला कि इन दो पॉइंट से तो P पॉइंट तक कोई ना कोई पैटर्न जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम सेंटर पॉइंट से भी देखें तो सेंटर पॉइंट से भी एक लाइन ज्वाइन कर सकते हैं हम P पॉइंट तक, और उस सूरत में हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाएगी जिस ट्राइंगल का नाम होगा CPO। अब इस ट्राइंगल को अगर डिस्कस करें तो उसमें क्या पता चलता है, उसी से हमें पता चलेगा कि ये y कितना होना चाहिए, इस y के अंदर अंदर क्या कितनी बार हमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कितने डिफरेंस के बाद पता चल सकता है, एंड देन हमारे पास ये भी L लेंथ भी मौजूद है, L डिस्टेंस के इन दोनों स्क्रीन के दरमियान इतना डिस्टेंस है। अगर यहाँ पर CPO को चेक कर रहे हैं तो कुछ चीजें गिवन है लेकिन कुछ चीजें गिवन नहीं भी हैं, उनको हम किस तरह से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। दो ट्राइंगल इस पूरी डायग्राम में हमें बनती हुई नजर आ रही है, एक CPO है, एक है ABD। ABD में एंगल पता चल गया थीटा, इसकी हमें ए साइड भी पता है कि वो किसके बराबर है, D के बराबर। इसकी अगर हम बात करें इसमें सिर्फ क्या पता है कि जो डिस्टेंस है यहाँ तक पूरा जो एक परपेंडिकुलर एक ट्राइंगल का बन रहा है वो है y के बराबर।
इसी के साथ साथ अगर हम लोग बेस को कंसीडर करें कि ये ट्रायंगल की बेस बन रही है, तो बेस किसके बराबर है? एल के बराबर। लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन इस थीटा के बारे में गिवन नहीं है। क्या ये एंगल छोटा था या बड़ा था? क्या अगर बहुत बड़ा होगा तो जाहिर बात है, एंगल स्मॉल है तो उस स्मॉल पैटर्न के अंदर हमें ब्राइट और डार्क स्पॉट्स बनते हुए नजर आएंगे। अगर ये एंगल ही बड़ा हो जाए तो हमारे पास रास्ता ज्यादा हो जाएगा, ये फासला ज्यादा हो जाएगा। फासला ज्यादा होने का मतलब है कि हमें बहुत ज्यादा डिस्टेंस नजर आएगा या हमें बहुत ज्यादा स्पॉट्स नजर आएंगे। इस एंगल की इंफॉर्मेशन होना जरूरी था। अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम इसको किस तरह से कंसीडर कर सकते हैं? सीपी और ट्रायंगल इस तरह से है। तो यहाँ पर हमारे पास सी है, पी एंड ओ, पी और ओ के दरमियान डिस्टेंस y, यहाँ पर l एंड ये थीटा। नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखें तो ए बी डी जो ट्रायंगल है वो कुछ इस तरह से थी। ए बी एंड डी, सॉरी ये डी कैपिटल है, इसको हम कैपिटल ही लिखेंगे क्योंकि ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया गया है एंड ये थीटा है। अगर मैं इसी ट्रायंगल को उठा के यहाँ पर प्लेस कर दूँ तो कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन आएगी कि ए बी एंड देन ये डी, एंगल बिल्कुल सेम आ जाएगा थीटा। इतना ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे कि हमें नजर आएगा कि जो सी पी ओ है वो इसी का बड़ा वाला वर्जन है। अगर इसी लाइन को हम यानी ए बी को आगे एक्सटेंड कर दें तो वो सेम वही वाली हमें ट्रायंगल देगी जो सी पी ओ इस टाइम दे रही है। इसका मतलब है कि एंगल बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा सा एंगल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें ऑलरेडी एंगल छोटा नजर आ रहा है कि कुछ पाथ डिफरेंस यहाँ पर जनरेट हो रहा है। जब ये एंगल छोटा है तो यहाँ पर हम लोग एक अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो अप्रोक्सीमेशन क्या है? साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा। और ये सिर्फ कंडीशन तब यूज होती है जब एंगल थीटा बहुत स्मॉल हो। और इस केस में हमने कंसीडर कर लिया कि जब दोनों को ओवरलैप करवाया गया, जब दोनों को स्टडी किया जा रहा है तो एंगल बहुत छोटा मिल रहा है। टेन थीटा की मदद से अब क्या होगा? टेन थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अगर इसको स्टडी करना चाहें तो ये किसके बराबर होती है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। इस कंडीशन में अगर जब हमारे पास परपेंडिकुलर आ रहा है तो इसका परपेंडिकुलर क्या है? सी पी ओ ट्रायंगल का इसका परपेंडिकुलर y है। और वही y तो हमें कंसीडर करना है कि इस y के अंदर अंदर जो हमारे पास ब्राइट और डार्क स्पॉट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कितने कितने डिस्टेंस पे हैं। इट मीन्स कि हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल सकती है। तो अब टेन थीटा को कंसीडर कर लिया। परपेंडिकुलर किसके बराबर है? y के बराबर, जबकि बेस किसके बराबर है? l के बराबर। तो यहाँ पर अब आ जाएगा l। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से तो हमने टेन थीटा को निकाल लिया कि ये किसके बराबर होगा? y ओवर l के बराबर होगा। लेकिन जो हमने अभी यहाँ पे कहा कि ये इतना एंगल छोटा है कि साइन थीटा को ही हम अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा के बराबर ले रहे हैं, तो उससे हम क्या आंसर को ले सकते हैं? अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के हवाले से कंडीशन को देखें तो कुछ कंडीशन इस तरह से थी कि डी साइन थीटा इक्वल्स टू एम लेमडा। साइन थीटा को अगर सेपरेट करें तो ये क्या बन जाएगा? एम लेमडा डिवाइडेड बाय डी। और यहाँ पर ऑलरेडी हम क्या कह चुके हैं कि थीटा इतना स्मॉल है कि साइन थीटा को हम अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा के बराबर कह सकते हैं। इट मीन्स ये हो गया टेन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हो गई, टेन थीटा हो गया। इट मीन्स कि अगर हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये कंडीशन कुछ इस तरह से आएगी कि y ओवर l इक्वल है m लेमडा ओवर d के। हमें क्या फाइंड आउट करना है? इस y को अलग करना है कि कितना डिस्टेंस होगा। सो y को अगर सेपरेट करें तो ये y बराबर हो जाएगा y इक्वल्स टू m लेमडा l ओवर d। y को सेपरेट करने से क्या इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि अगर एक सेंटर पॉइंट से किसी खास पॉइंट पर देखना चाहते हैं कि हमारे पास क्या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो उस सूरत में जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होना चाहिए? m लेमडा l ओवर d के। अगर ये हमारे पास आ जाएगा यानी m कोई भी ऑर्डर होगा इंटीजर, लेमडा इज द वेवलेंथ, l जो डिस्टेंस है बिटवीन टू स्क्रीन्स एंड d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो इसका मतलब है कि सेंटर पॉइंट से जो पी पॉइंट तक का डिस्टेंस है वहां पर हमें एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस होता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले तो हमने ये कंसीडर कर लिया। अब इसी तरह हम डिस्ट्रक्टिव की बात करते हैं कि डिस्ट्रक्टिव के हवाले से क्या सूरत हाल हो सकती है। सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ चूंकि हमारे पास उसमें क्या होता है कि m बराबर हो जाता है। अब m खाली नहीं रहता बल्कि इसमें हम कंसीडर करते हैं m प्लस हाफ ऑफ वेवलेंथ। तो इस तरह से
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन आ जाएगी कि अगर सेंटर पॉइंट से पी पॉइंट तक को देखो और वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो तो ये डिस्टेंस आपका कितना होना चाहिए, m प्लस हाफ वेवलेंथ l ओवर d के बराबर होना चाहिए। ये तो हमने कंसीडर कर लिया सिर्फ एक सिंगल पॉइंट के लिए सेंटर पॉइंट से। नेक्स्ट स्टेप ही अब हमारा ये है कि जो हम डिफरेंट कंसेक्टिव ब्राइट स्पॉट्स के या डार्क स्पॉट्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि y1 तो कैलकुलेट कर लिया, लेट्स सपोज हम इसको कह लेते हैं y1, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर मजीद पैटर्न्स आते जा रहे हैं। तो ये y1, y2, y3 वो किस तरह से आएंगे और इनके दरमियान जो डिफरेंस है कि y1 से y2 वो कितना होगा। इसका मतलब है y हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है अगर कंस्ट्रक्टिव की बात करें या डिस्ट्रक्टिव की बात करें, एंड देन फिर हम y2 को भी कंसीडर कर सकते हैं, y1, y2, y3 कोई भी नंबर को डिस्कस करके डेल y को निकाल सकते हैं। अब हम उसके बारे में बात करेंगे। y को डिस्कस करते हैं। सो y हमारे पास था m लैम्डा l ओवर d फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। m की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं तो इस पे डिपेंड कर रही है कि इन दोनों के दरमियान वेवलेंथ कितनी होगी। वेवलेंथ कितनी होगी और कितना इंटीग्रल मल्टीपल आएगा m, वो सिर्फ यहाँ पर डिपेंड कर रहा है। इट मीन्स कि अगर हमें यहाँ पर m1 निकालना है, m2 निकालना है या कोई भी नंबर निकालना है तो लेट्स सपोज हम कह लेते हैं कि ये mth जो हमारे पास ऑर्डर है उस पर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन अगर उससे नेक्स्ट ऑर्डर पर एग्जिस्ट करवाना है इसको या चेक करना है कि नेक्स्ट जो हमारे पास ब्राइट स्पॉट है वो किस पॉइंट पे होगा, लेट्स सपोज y2 की अगर हम बात करें तो उसके लिए अब हम इसके अंदर जो चेंजेस करेंगे वो m में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि m को हम नहीं बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू बिल्कुल उतना ही रहेगा जितना पहले था। अगर ये m की वैल्यू यहाँ पर आ रही होती कि 1 लैम्डा के बराबर है, इसको नहीं हमें चेंज करना था, बल्कि इसके अंदर मजीद किस तरह से एडिशन वगैरह होनी थी उसको अब हम चेंज कर सकते हैं। और वो किस तरह कि अब हमने कहा है कि पहले ये mth टर्म पे था, अब हम m+1 एक स्टेप उससे नेक्स्ट वाले को कंसीडर करें। सो यहाँ पर m की वही वैल्यू रहेगी, चाहे वो 1 है चाहे वो 2 है, उसके अंदर हम एक नेक्स्ट ऑर्डर को ऐड कर रहे हैं, 1 को ऐड करें, लैम्डा ओवर l ओवर d आ जाएगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को फाइंड आउट करना है, यानी कि डेल y को फाइंड आउट करना है। जब डेल y को फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, ये हमारे पास बड़े ऑर्डर पे है, यानी कि m+1 एक टर्म ज्यादा हो चुकी है और इसमें से माइनस करेंगे y m को। इसकी तमाम कंडीशन को लिखते हैं m+1 लैम्डा l ओवर d माइनस m लैम्डा l ओवर d। यहाँ पर अगर हम गौर करें तो क्या पता चला कि इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं m लैम्डा l ओवर d प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा l लैम्डा l ओवर d माइनस m लैम्डा l ओवर d। अगर गौर करें तो ये पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव टर्म है, कैंसिल हो जाएगी। इसका मतलब है जो दोनों के दरमियान डिस्टेंस पाया जाएगा या एक ब्राइट से दूसरे ब्राइट तक पहुंचने के लिए जो आपको कंडीशन चाहिए वो किसके बराबर होगी, लैम्डा l ओवर d के बराबर होगी। तो लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर ही m को कह देते हैं कि वो सिर्फ 2 है या वो सिर्फ 3 है तो हमारे पास ये कंडीशन नहीं बननी थी, और m चूंकि किसके बराबर है कि लैम्डा कितना है उसका इंटीग्रल मल्टीपल है, इस वजह से हमने जो भी एडिशन वगैरह करनी है वो इस m में होगी, ना कि m को चेंज किया जाएगा। अगर यहाँ पर गौर किया जाए, ये चाहे हमने कंस्ट्रक्टिव के लिए स्टडी किया लेकिन यहाँ पर कोई अमल दखल नहीं आ रहा कि m कितना है, क्या वो पूरा इंटीजर है या उसका हाफ ऑफ वेवलेंथ आ रही है उसके अंदर मजीद। इसका मतलब है कि ये डिपेंड ही नहीं कर रहा कि हम चाहे कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन ले लें चाहे डिस्ट्रक्टिव की। तो ये वाली कंडीशन की जो डेल y है, यानी एक ब्राइट से दूसरे ब्राइट तक का या एक डार्क से दूसरे डार्क तक का जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा, विच इज इक्वल टू लैम्डा l ओवर d। तो ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक। लेकिन इसमें सिर्फ एक और बात जो एडिशन करने वाली है कि अगर हम एक सेंटर पॉइंट पर कंसीडर करना चाहें कि यहाँ पर कौन सा फ्रिंज प्रोड्यूस हो सकता है, यहाँ पर क्या हमें डार्क नजर आएगी लाइट या हमें कोई लाइट पोर्शन नजर आएगा, तो वो क्या होगा। अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अकॉर्डिंग कंडीशन को देखें तो m लैम्डा l ओवर d कोई पार्ट डिफरेंस नहीं आ रहा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो जितना पार्ट डिफरेंस जितनी लेंथ यहाँ पर होगी o से a तक पहुंचने में उतनी ही b टू o होगी। इसका मतलब है m तो यहाँ हो जाएगा 0। जब ये 0 हो गया इट मीन्स कि ये पूरा का पूरा क्या हो चुका है, 0।
और अगर हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें क्या कहते हैं, m प्लस हाफ लेमडा एल ओवर डी, यानी कि चाहे हम इसको जीरो भी कंसिडर कर लें लेकिन फिर भी कोई ना कोई पार्ट डिफरेंस यहाँ पर रह जाएगा और वो क्या होगा, हाफ ऑफ वेवलेंथ। जबकि हमें नजर आ रहा है कि कोई भी डिस्टेंस नहीं रहेगा बाकी, बल्कि इन दोनों पॉइंट से ओ पॉइंट तक बराबर डिस्टेंस कवर करते हुए ट्रैवल करते हुए लाइट पहुंच रही है। इसका मतलब है कि सेंटर पॉइंट पर कभी भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगा, बल्कि हमेशा क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी कि ब्राइट पॉइंट यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। सो इस पूरे टॉपिक में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की कि इंटरफेरेंस कौन सा होगा, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। अगर सेंटर पॉइंट से देखें तो बी पॉइंट पर क्या हमें कंस्ट्रक्टिव की वो मिल सकती है कंडीशन या डिस्ट्रक्टिव की मिलेगी। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि सेंटर पॉइंट पर किस तरह का स्पॉट हमें नजर आएगा और हर कंसेक्टिव जो ब्राइट टू ब्राइट है या डार्क टू डार्क स्पॉट है उसमें क्या डिस्टेंस होगा। तो ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक।